नमस्कार। आज 28 नवंबर 2025 की तारीख है और इस ऐतिहासिक दिन को उन लाखों पेंशन भोगियों के नाम से समर्पित किया जा रहा है जो अपनी जवानी के 12वें साल में किसी भी तरह की बहाली या संस्थान को खड़ा करने में लगे हुए हैं। वॉन्स वॉल्क्स ने इस देश की अर्थव्यवस्था को गति दी, लेकिन बुढ़ापे में उन्हें केवल 1000 की न्यूनतम पेंशन पर गुजारा करना छोड़ दिया गया। आज उसी जनरेशन के लिए एक ऐसा फैसला सामने आ रहा है जो सिर्फ पेपरी अनाउंसमेंट नहीं, बल्कि सयानत के साथ जीने की एक नई शुरुआत है। एक कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम पेंशन को 1000 से 7500 रुपए प्रति माह बनाने पर सहमति बनी है और इसे विविधतापूर्ण यानी डीए से जोड़ने का ढांचा भी स्वीकार किया गया है। 2025 में दिए गए डीए के आधार पर ये नई पेंशन व्यवस्था चरणबद्ध तरीके से देश भर के पेंशन लाभार्थियों के बैंक खाते तक पहुंच शुरू हो गई है या पहुंच रही है। ये बदलाव किसी भी आम सरकारी अधिसूचना की तरह नहीं देखा जाना चाहिए। ये उन करोड़ों मेहनतकश लोगों की जीत है जो साझेदारों से साहित्यिक प्रदर्शन, बैठकों और निर्देशों के माध्यम से आवाज बुलंद कर रहे हैं। अपने जीवन का सुनहरा समय निजी क्षेत्र की सेवा में दिया और बदले में बुढ़ापे में मात्र 1000 रुपए की पेंशन पर गुजारा करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। आज के दौर में 1000 रुपए क्या होता है, हमारे ज्यादातर दर्शक और सब्सक्राइबर बहुत अच्छे तरह से जानते हैं। रूम का स्टोव, बिजली, पानी का बिल, दाल चावल, गैस का बिल और ऊपर से दवाइयां भी। इन सब के बीच 1000 की पेंशन किसी भी कट्टू का मजाक से कम नहीं दिखता। कई पेंशनभोगी तो अपने बच्चों या रिश्तेदारों पर पूरी तरह से गरीब हो गए थे, जबकि उन्होंने पूरी जिंदगी आत्मनिर्भर रहकर काम किया। न्यूनतम पेंशन को 7500 रुपए का प्रतिमाह तय करना और उसके पोर्टफोलियो से जुड़े इन बुजुर्गों के लिए सिर्फ आर्थिक मदद नहीं, आत्मसम्मान की वापसी है। जरा सोचिए, यदि किसी वस्तुशिल्प ढांढ की दर लगभग 50% के आसपास है, तो 7500 रुपए की मूल पेंशन पर कुल पेंशन राशि लगभग 12500 रुपए मासिक तक जा सकती है। सामान्य गणित है, 7500 रुपए का 50% यानी 3750 रुपए, और दोनों को जोड़ दें तो 7500 प्लस 3750 बराबर 12500। इस प्रकार हर महीने के बजट में कितनी बड़ी राहत हो सकती है, बस इतना ही अंदाज लग सकता है जो आज तक छोटे छोटे दोस्तों के लिए भी 10 रुपए खर्च करने को मजबूर हो रहा है। आप में से जो भी मित्र और सब्सक्राइबर वर्तमान में पेंशन ले रहे हैं, वे कृपया टिप्पणी करें कि अभी भी उन्हें कितनी पेंशन मिलती है और उनके पास न्यूनतम 7500 रुपए पेंशन और डीए की सदस्यता है। निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को पेंशन का लाभ देना है, वेतन से भविष्य निधि यानी पेंशन का लाभ देना है। जब कोई कर्मचारी नौकरी करता है तो उसकी तरफ से भी 12% अंशदान दिया जाता है। इस 12% में से 8.33% भाग आपके ईपीएस खाते में जमा हो जाती है। यही वह राशि है जो प्राचीन काल तक समुद्र तट से आगे आपकी मासिक पेंशन की आदर्श पत्ती है। मूल विचार ये था कि नौकरी जम होने के दौरान एक निश्चित और नियमित पेंशन के रूप में वापस मिल जाएगी। समस्या ये हो रही है कि समय के साथ साथ वर्षावन आकाश छूती रही, लेकिन न्यूनतम पेंशन 1000 रुपए पर जमी रही। पेट्रोल, डीजल से लेकर गैस सिलेंडर, दाल, सब्जी और ऑटोमोबाइल तक सब कुछ कई गुना महंगा हो गया, लेकिन पेंशन की तारीखें वही रहीं। किशोरावस्था के साथ साथ स्वास्थ्य संबंधी खर्च बढ़ता गया। कई लोगों को महीनों तक दवा के परीक्षण की सुविधा मिलती है, लेकिन पेंशन का अमाउंट नहीं बढ़ाया गया। यही वह दास थी। यही अब बात करते हैं कि ये लाभ किन लोगों को मिलता है और इसके लिए मूल राशि क्या रखी गई है। ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम 7500 रुपए की मासिक पेंशन पाने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि आप स्टाफ फ्यूचर फंड ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य रहे हों और आपके नाम से ईपीएफ खाता में नियमित रूप से अंशदान जमा हो रहा हो। दूसरी अहम शर्त यह है कि आपकी सेवा कम से कम 10 साल की होनी चाहिए। 10 साल से कम सेवा अवधि वाले कर्मचारियों को पूर्ण पेंशन का ये लाभ नहीं मिलेगा। उनके लिए अलग अलग प्रोविजन होते हैं। तीसरी शर्त संन्यास की आयु से जुड़ी है। सामान्य रिनाल्ड में पेंशन प्रारंभ की न्यूनतम आयु 58 वर्ष निर्धारित है। कुछ विशेष मामले जैसे विकलांगता या शैक्षणिक योग्यता आदि में अलग अलग नियम और शर्तें लागू हो सकती हैं, लेकिन सामान्य नियम 58 वर्ष की आयु ही है। चौथी और बहुत महत्वपूर्ण शर्त यह है कि आपका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यानी यूएएन और ईपीएफ खाता पूरी तरह से एक्टिव और अपडेटेड हो। आपकी केवाईसी पूरी होनी चाहिए। जो भी मित्र इस समय ये वीडियो देख रहे हैं, वे कृपया अपने आसपास के बुजुर्ग पेंशन भोगियों और अपने परिवार के सदस्यों की सहायता अवश्य करें जिनके पास मोबाइल या कंप्यूटर फोन सहज नहीं है। हमारे कई पुराने सब्सक्राइबर पहले से जानते हैं कि समय पर केवाईसी अपडेट ना करने से कितना भारी नुकसान हो सकता है। अब आखिर की बात करते हैं। जब भी आप पेंशन से संबंधित कोई दस्तावेज तैयार करना शुरू करें, कोई सुधार दस्तावेज के लिए दस्तावेज दावा या कोई शिकायत दर्ज करें,
तो आपके पास कुछ दस्तावेज अवश्य होने चाहिए। इनमें सबसे पहले आपका यूएएन नंबर, ईपीएफ की पासबुक या डाइट पासपोर्ट, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, पेंशन सहित वो बैंक पासबुक शामिल है। और यदि आवश्यकता हो तो आपकी सेवा अवधि से जुड़े प्रमाण पत्र जैसे कि वकालत पत्र, सेवा पुस्तिका की वैधता या राहत पत्र शामिल हो सकते हैं। यदि ये सभी दस्तावेज पहले से एक फाइल में जमा हो गए हैं तो आप ऑनलाइन माध्यम से शिकायत या दावा कर सकते हैं या फिर किसी ईपीएफओ कार्यालय में एलेवेरियन नेवेलन प्रोसेस अपनाएं। आपका काम तेजी से और बिना ज्यादा बहस के हो सकता है। आज ज्यादातर आर्काइव डिजिटल हो रहे हैं। ईपीएफओ पोर्टल, मेगा सिटी ऐप और विभिन्न ऑनलाइन सेवाओं की मदद से घर बैठे कई काम पूरे किए जा सकते हैं। जो दोस्त इन स्कीमा के इस्तेमाल कर लेते हैं वे बुजुर्गों और उच्च दर्जे के लोगों के लिए किसी भी तरह की चमक से कम नहीं है। यदि किसी भी मित्र और सब्सक्राइबर के पास डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र की सुविधा है तो कृपया घर बैठे प्रमाण पत्र का उपयोग करके अपना अनुभव अवश्य साझा करें ताकि अन्य लोग भी इस नई तकनीक से प्रेरणा ले सकें। हमेशा ये सलाह दी गई है कि समय समय पर अपने यूएएन पोर्टल पर लॉगिन करके अपना नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, आधार नंबर, बैंक की जानकारी और अन्य जानकारी जरूर चेक करें। अगर कहीं कोई छोटी मोटी गलतियां जैसे स्पेलिंग की गड़बड़ी या गलत अकाउंट नंबर है तो उसे तुरंत सही करवाएं। आवश्यकता होने पर अपने पुराने शेयरधारकों के विभाग के पोर्टफोलियो विभाग या शेयरधारकों के ईपीएफओ कार्यालय से संपर्क करें। और पेंशन विशेषज्ञों का मानना है कि आगे भी समय समय पर पेंशन राशि में औसतन 10 से 15% की वृद्धि हो सकती है। ये केवल आपकी पुरानी राशि का अनुमान है, लेकिन इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि डीए और अन्य संशोधनों का प्रभाव अगले कुछ सालों में पुराने हाथ में आने वाली वास्तविक राशि को कितना बढ़ा सकता है। ये भी जरूरी है कि ये पूरी व्यवस्था सुसंगत रहेगी जब हर पात्र पेंशन भोगी को उसका हक समय और पूरी तरह से फ्लैट मिलेगा। नियमों में बदलाव, अधिसूचना जारी करना और घोषणा करना पूरी तरह से नहीं होता। असली सफलता तब होगी जब किसी छोटे शहर या गांव में बैठे उस बुजुर्ग के खाते में भी 7,500 रुपये न्यूनतम पेंशन के साथ डॉक कर समय जुड़े। आज तक 1,000 रुपये की पेंशन के लिए एक बार भी चक्कर काटने वाले का तरत नहीं। हमारे इस ब्लॉग के नियमित दर्शक और सब्सक्राइबर के बीच इस बात को लेकर अच्छी तरह से धारणाएं हैं कि कागज पर मिलने वाला अधिकार और जमीन पर पहुंचने वाला लाभ के बीच अक्सर लंबी दूरी होती है और इस दूरी को कम करना भी हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। जो मित्र पहली बार इस विषय को समझ रहे हैं वे भी चाहें तो इस प्लेटफॉर्म से जुड़कर भविष्य की पेंशन और प्लेसमेंट से जुड़ी छोटी बड़ी हर जानकारी समय पर प्राप्त कर सकते हैं। आप जैसे सब्सक्राइबर ही इस पूरे जन अभियान को जगह देते हैं। अंत में एक बार फिर सभी बुजुर्ग पेंशन भोगियों को दशकों तक इस देश की सेवा के लिए प्रणाम किया और फिर भी अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी। 1,000 रुपये से 7,500 और उस पर डीएसआ संजोग तक पहुंचने का सफर आसान नहीं था, लेकिन ये साबित करता है कि यदि आवाज समन्वित हो, समूह मजबूत हो और लगातार संघर्ष जारी रहे तो व्यवस्था को बदलने पर मजबूर होना पड़ेगा। आप सभी से निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में अपना अनुभव अवश्य लिखें। आपकी उम्र, आपकी सेवा, आपको अभी कितनी पेंशन मिल रही है और नई व्यवस्था से आपको कितनी राहत महसूस हो रही है। आपकी ये कहानी अन्य पेंशन भोगियों के लिए प्रेरणा बन सकती है। अपना और अपने परिवार का प्रोविजन रखें, समय समय पर अपने दस्तावेज चेक करें और अपने अधिकार के प्रति वैज्ञानिक रहें। आज 28 नवंबर 2025 को हम इस उम्मीद के साथ बात खत्म कर रहे हैं कि आने वाले महीनों में इस नई पेंशन व्यवस्था से पूरे प्रदेश के बहुत से लोग और किसी भी पात्र पेंशन भोगी को उसके हक से बूट न मिले। आप सभी का दिल से धन्यवाद। आगे के रिपोर्ट में फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।